हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ स्काईलाइट एजुकेटर्स। और आज है हमारी वीडियो नंबर 4 जिसमें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सीओटी अकाउंट्स के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 31। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो पार्टनर्स गिवन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड द नेट डिविजिबल प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज 2,50,000। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि एप्रोप्रिएशन होने के बाद जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स को वो 2,50,000 हमें दिया गया है, ये नेट प्रॉफिट नहीं है। ठीक है। आफ्टर दैट द टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग आपको दिया गया है 4,000। ए सैलरी आपको 4,000 पर क्वार्टर दी गई है एंड बी सैलरी 4,000 पर एनम दी गई है। सो आपसे पूछा गया कि नेट प्रॉफिट कितना है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि ये अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है तो इसमें ही आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर जो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसका आंसर कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप चेक कीजिए कि आपके पास यहाँ पे 2,50,000 जो है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होने वाला जो ट्रांसफर होगा टू दी प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपने सैलरी दी है दोनों पार्टनर्स को वो दी गई है। सो एक पार्टनर की है 4,000 पर क्वार्टर, तो ये हो जाएगी 16,000, और दूसरे पार्टनर की कितनी है, ये है 40,000 पर एनम, राइट। एंड इसके साथ साथ आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटली हमें कितना दिया है, 4,000। तो अब आपका आंसर कैसे आएगा, हम इनको प्लस करेंगे और उसमें से ये 4,000 माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी आर नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है देखिए जरा। 250 प्लस 40 इज 2,90,000 एंड 3,06,000 हो गया है हमारा। सो 3,06,000 में से माइनस करिए 4,000, सो 3,02,000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो 3,02,000। सो ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो ध्यान रखना है कैलकुलेशन में कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम इनको भी प्लस कर लेते हैं और इस 4,000 को भी प्लस कर लेते हैं। तो हुआ क्या होगा कि 3,02,000 प्लस 4 माइनस 16 माइनस 40 इज इक्वल टू 250 आया होगा। तो 250 में इन दोनों को प्लस और 4,000 को माइनस करोगे तो आप वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से क्वेश्चन शुरू हुआ था। राइट, आगे चलते हैं। ओके, सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 जो कहता है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। तो हमारे पास कोई भी पार्टनरशिप डीड यहाँ पर नहीं है। एंड वाई वांट्स टू एडमिट हिज फ्रेंड डब्ल्यू इनटू द पार्टनरशिप, ही कैन डू सो विद द कंसेंट ऑफ। तो आपको ये बताना है कि हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, एक पार्टनर चाहता है कि उसका एक फ्रेंड जो है वो पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर एडमिट हो जाए। तो ये कैसे हो सकता है, ऑप्शंस देखते हैं। ये कहता है एनी वन पार्टनर, मतलब कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर, कि उसके साथ मतलब ये कौन चाहता है, वाई चाहता है, तो वाई के साथ अगर एक्स भी एग्री कर जाए तो भी पार्टनर बन सकता है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ऑल दी पार्टनर्स, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आंसर इज ऑल दी पार्टनर्स। ठीक है, और न्यू पार्टनर ओनली उसके कंसेंट से तो बिल्कुल नहीं होगा, हमें हर एक पार्टनर का कंसेंट चाहिए अगर हमें किसी भी नए पर्सन को एज अ पार्टनर एडमिट करना है। चलिए आइए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। सो कमीशन प्रोवाइडेड टू द पार्टनर इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पार्टनर्स को कुछ भी अगर हम लोग अप्रोप्रिएट करते हैं तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट है। तो कमीशन जब किसको दे रहे हो, पार्टनर को दे रहे हो, तो वो कहाँ आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आएगा। बट ये क्या कहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पहली बात तो असर्शन गलत है। ठीक है, रीजन क्या कहता है, कमीशन प्रोवाइडेड टू द पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड टू बी प्रोवाइडेड एट अ फिक्स्ड रेट। ये भी दोनों पॉइंट जो है वो गलत है। ऐसा भी कुछ नहीं होता, कमीशन जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो हमारी गलत है, असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं, ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग, बोथ ए एंड आर इज इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर जो है इसका वो है आंसर नंबर पॉइंट नंबर सी। राइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ओके, अगेन हमारे पास सेम असर्शन और रीजन का ही क्वेश्चन है। देखिए, सो ट्रांसफर टू रिजर्व इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि हमारा जो रिजर्व जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं तो वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। ऐसा आपने +1 में भी एक चैप्टर पढ़ा था, प्रोविजंस एंड रिजर्व। तो वहां पे भी ये बात पढ़ाई गई थी कि प्रोविजंस जो होते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, रिजर्व जो होते हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। आगे देखते हैं, सो रिजर्व आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, सो ये गलत हो गया, क्योंकि अभी मैंने क्या कहा कि रिजर्व क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। ये कह रहा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो यानी कि रीजन हमारा जो है वो गलत है, लेकिन असर्शन करेक्ट है। तो ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, बोथ आर करेक्ट। ए ओके, सो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर है, क्योंकि पहला पॉइंट जो है वो हमारा करेक्ट है और आर जो है वो हमारा रॉन्ग है। ठीक है, चलिए आई होप कि समझ आ गया हो, बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस आप लोगों को ना बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता तो उस केस में असर्शन रीजनिंग को करना मुश्किल हो जाता है। बट अगर बेसिक थ्योरी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए हैं, जस्ट एक प्लेन रीड भी दिया हुआ है, तो वो भी काफी होता है कई बार। चलिए, एक और असर्शन का क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज्ड इवन इफ देयर इज नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर अबाउट इट। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ और सिर्फ तब चार्ज किया जाता है जब उसको एग्रीमेंट में मेंशन किया गया हो। अगर वो मेंशन नहीं है तो वो चार्ज नहीं किया जाता। तो असर्शन हमारी रॉन्ग है।
इसके बाद ये कहता है दैट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिस्करेजेस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ड्राइंग बाय द पार्टनर। ये बिल्कुल सही बात है, रीजन जो है वो करेक्ट है, लेकिन हमारा जो असर्शन है वो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट, ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन तो ये हो ही नहीं सकता, तो ये 2 पॉइंट तो आंसर ही नहीं है, और ये आर को इनकरेक्ट बता रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। सो ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। सो दिस इज दी ऑप्शन डी इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों चार्ज किया जाता है, ताकि पार्टनर्स को डिस्करेज किया जा सके कि वो एक्सेसिव अमाउंट जो है वो बिजनेस से विड्रॉ ना करें। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो असर्शन रीजनिंग के होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन भी जो है हमारा असर्शन रीजन का ही है। देखिए, सो इफ द फर्म्स एसेट आर लेस देन द फर्म्स डेट, प्राइवेट एसेट ऑफ द पार्टनर कैन आल्सो बी अटैच्ड फॉर द पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अगर फर्म के एसेट्स जो हैं वो फर्म के डेट से कम हो, है ना, तो उस केस में अगर फर्म का डेट हमें पे ऑफ करना पड़ जाए तो उस केस में पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को भी अटैच किया जा सकता है। ये करेक्ट है बिल्कुल स्टेटमेंट। अब ये कह रहा है दैट लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड, बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो है ये 2008 में आया हुआ है, ये अलग है हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। तो याद रखना, इसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड हो सकती है। और ये क्या कह रही है स्टेटमेंट, क्या कह रहा है स्टेटमेंट सेज कि लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड ही है, एक्सेप्ट सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, वहां पे लिमिटेड हो सकती है। तो दोनों की दोनों जो पॉइंट्स है वो सही है। ठीक है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड, और यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर भी यही हो रहा है कि वहां पर भी जो बात की जा रही है वो पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी की ही की जा रही है, कि पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को भी अटैच कर लिया जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट भी हैं और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो ऑप्शन देखते हैं, ए इज करेक्ट but R is not incorrect. Okay, so option number D is the correct answer. So both A and R are correct, and R is the correct explanation of assertion, right? So this is the correct answer for this particular question. I hope कि अब assertion ना हो। Okay, अभी एक और assertion बाकी है। चलो, so ये वीडियो डेडिकेट करते हैं हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन assertion reason को। देखिए, so Lal and Pal will be considered as partner as they have purchased a plot of land in their joint names. Okay, ये कह रहा है कि दो पर्सन हैं, उन्होंने एक लैंड परचेज किया है जॉइंट नेम पे, हाफ हाफ या किसी भी पर्टिकुलर रेशियो में, राइट। तो अब आगे कहता है द को ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी अमाउंट्स टू पार्टनरशिप, कि तो क्या ये पार्टनरशिप है या नहीं है? तो ये गलत है। क्यों है? देखो, दो पर्सन ने मिलकर अगर एक एसेट को परचेज किया है तो ये हो सकता है कि उन्होंने ब्रदर्स ने जॉइंट नेम पे एक प्रॉपर्टी परचेज की है, बट ये कहीं से भी डिनोट नहीं करता कि पार्टनरशिप है। क्यों नहीं करता? क्योंकि पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है? टू कैरी अ बिजनेस, अ लॉफुल बिजनेस, एंड ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? टू जनरेट प्रॉफिट्स। तो यहां पर कहीं पे भी हमें प्रॉफिट जनरेशन जो है वो नजर नहीं आ रहा, तो इसीलिए हम इसको पार्टनरशिप कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं है, तो विल बी कंसीडर्ड एज पार्टनर्स। तो ये पॉइंट भी गलत है, ये भी पार्टनर्स नहीं है, ये को ओनर्स कह सकते हो आप इसको। दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, सो ये पॉइंट है हमारे पास। तो बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट, इसके अलावा करेक्ट। Okay, so this is the correct answer. Option number A is the correct answer for this particular questions. The reason only is कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट नहीं है, एंड कहीं पे भी हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी नजर नहीं आ रही। चलिए आइए आगे चलते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन आया है हमारे पास अब असर्शन से अलग। सो मिक्की, टॉम एंड जेरी आर पार्टनर्स इन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। तो हमें पार्टनर्स जो है वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:3:2 में। आफ्टर दैट देयर बुक्स रिफ्लेक्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 2,10,000। तो हमारे पास प्रॉफिट है 2,10,000 का। एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, कैलकुलेट करके हमें यहाँ दिया गया है 80,000, 60,000 एंड 40,000। After that, besides this, the salary of 60,000 each was payable to Mickey and Tom. So दो persons को यहाँ पे सैलरी भी दी जा रही है। ये कहता है कैलकुलेट द रेशियो इन विच द प्रॉफिट वुड बी एप्रोप्रिएटेड। तो आप में से हो सकता है कुछ लोग इसमें डायरेक्टली जो आंसर है वो 5:3:2 कर दें, क्योंकि हमें यहाँ डायरेक्टली गिवन है। लेकिन अगर इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया ना कि किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, तो इट सिंपली मीन्स कि ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स का केस है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो इनएडिक्वेट अमाउंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ देखिए 80 + 60 1,40,000, 1,40,000 + 40 कितना हो गया? ये हो गया 1,80,000। तो हमने टोटल जो इंटरेस्ट पे करना है पार्टनर्स को, राइट, इंटरेस्ट अकेला कितना जा रहा है टोटल? 1,80,000। आफ्टर दैट पार्टनर्स को क्या पे करोगे? पार्टनर्स को अपने सैलरी भी पे करनी है, दो पार्टनर को देनी है, मिक्की को और टॉम को। तो 60,000 ईच है, तो ये हो गया है 1,20,000।
सो इन शॉर्ट हमें 3 लाख रुपीस का अप्रोप्रिएशन करना है, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, 2,10,000 अवेलेबल है। तो ये कौन सा केस हो गया, ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स का केस है, राइट। तो हमारा जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो अप्रोप्रिएशन से कम है। तो अब आप इसको कैसे करोगे, आप देखिए। सो आपको करना क्या है, 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पार्टनर्स का नाम है, एक का नाम है मिक्की, एक का नाम है टॉम और एक का नाम है जेरी। तो अब आप देखिए कि हमने मिक्की को क्या क्या देना है। सबसे पहले तो हमने इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है इसका, 80,000 है, टॉम का 60,000 है एंड जेरी का कितना है, 40,000 है। आफ्टर दैट इन दो पार्टनर्स को सैलरी भी मिलनी है, राइट। इसके अलावा क्या मिलना है इनको, इनको सैलरी मिलनी है कितनी, 60,000 है मिक्की की एंड 60,000 है टॉम की, उसकी कोई सैलरी नहीं है। सो इन टोटल इनको अप्रोप्रिएशन कितनी होनी है, 1,40,000 जो है वो अकेले मिक्की को मिलना चाहिए, टॉम को मिलना चाहिए 1,20,000 एंड लास्ट जेरी को कितना मिलना चाहिए, 40,000। सो दिस इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी जिसमें अप्रोप्रिएशन होगा, ठीक है। तो इसको रेशियो में डिवाइड करते हैं। देखिए 1,40,000 इज टू 1,20,000 इज टू 40,000, राइट। सो अब देखो सबसे पहले रेशियो कैसे बनेगी, इनकी कॉमन जो जीरोज हैं ये मैंने काट दी, ठीक है। सो एंड में क्या बचा मेरे पास, 14:12:4। अब आप चेक कीजिए क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। आफ्टर दैट रेशियो क्या बनेगी, 7:6:2। सो दिस इज द करेक्ट रेशियो हमारी जो है अवेलेबल इन ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आया हो। इनएडिक्वेट प्रॉफिट का केस है, ध्यान रखिएगा। ऐसा ही केस हमने एक स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में भी किया था, मे बी 1 to 20 के बीच में ऐसा एक क्वेश्चन है जो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए था। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड और सीयूटी दोनों में आने का चांस है, क्योंकि कई बार होता है कि हम इन चीजों के ऊपर या इन कैलकुलेशन के ऊपर नजर नहीं मारते जब हम लोग एमसीक्यू में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, हम डायरेक्टली ही प्रॉफिट शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है हम लोगों ने। ओके, सो आंसर इज 762। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ओके, सो 39 सेज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड a partner is entitled to interest on amount of additional capital advanced by him to the firm। ओके, ये पूछ रहा है इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अगर कोई पार्टनर एडिशनल अमाउंट इंट्रोड्यूस करता है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, तो उसको इंटरेस्ट कहाँ कितने रेट पर मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो इन दिस केस हमें सिंपल पता है कि व्हेन इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड इवन ऑन दी एडिशनल कैपिटल। चाहे एडिशनल हो चाहे वो बिगनिंग पे इंट्रोड्यूस किए होंगे, हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करना। तो एंटाइटल एट द रेट ऑफ 6% गलत है, 10% भी गलत है, 12% भी गलत है, नॉट एंटाइटल फॉर एनी इंटरेस्ट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे चलते हैं। सो आई होप कि समझ आ गया हो पॉइंट, ठीक है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो, देखिए जरा। सो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द सैलरी टू अ पार्टनर व्हेन द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो सैलरी के रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। तो देखो सिंपल सी बात है, हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो जो है क्रेडिट होना चाहिए पार्टनर का, और एप्रोप्रिएशन जो है वो डेबिट होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर ढूंढते हैं यहाँ पे। डेबिट पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये नहीं हो सकता आंसर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं हो सकता आंसर। डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो फ्लक्चुएटिंग के केस में करंट अकाउंट बनता ही नहीं है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। फिक्स्ड होता तो ये आंसर हो सकता था। तो डेबिट एप्रोप्रिएशन एंड क्रेडिट कैपिटल अकाउंट। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप कि जो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में किए आपको समझ आए हों। हमारा टारगेट है कि टोटल हम लोग 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करें थ्रू दीज वीडियोस, हमारे बोर्ड एग्जाम से पहले पहले एंड हमारे सीयूटी के एग्जाम से पहले पहले। अगर आप लोगों को इन एमसीक्यू क्वेश्चंस के अलावा और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप मेरी सीयूटी की जो सीरीज है उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको डाउट्स आते हैं तो आप मेरे साथ इंडिविजुअल डाउट सेशंस भी जो है वो बुक कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।